आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम मध्यकालीन समाज के विभिन्न वर्गों की विवेचना करेंगे। पिछले भाग में हमने सल्तनत काल में मध्यकालीन समाज के विभिन्न वर्गों का अध्ययन किया था। इस भाग में हम मुगल काल में जो विभिन्न वर्ग थे समाज के, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सल्तनत काल की भांति ही मुगल काल में भी समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था। समाज में उच्च वर्ग का दबदबा था। इस वर्ग में सम्राट, अमीर, अधीनस्थ राजा, धन संपन्न उद्योगपति एवं व्यापारी सम्मिलित थे। यह वर्ग आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न था, ऐश आराम का जीवन व्यतीत करता था। इसके ठीक विपरीत निर्धन और निम्न वर्ग के लोग थे। इस वर्ग में दास, कृषक, श्रमिक, सामान्य शिल्पकार, दस्तकार, खुदरा व्यापारी और दुकानदार सम्मिलित थे। इन दोनों के बीच के मध्यम वर्ग के उदय का स्पष्ट आभास तो नहीं मिलता, परंतु अस्तित्व के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। इसमें मध्यम श्रेणी के व्यापारी, दुकानदार, शिक्षा देने वाले शिक्षक, इलाज करने वाले चिकित्सक, छोटे सरकारी कर्मचारियों को सम्मिलित किया जा सकता है। परंतु मोटे तौर पर समाज को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वे हैं उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। पहले हम देखते हैं उच्च वर्ग। उच्च वर्ग के शीर्ष पर सम्राट और उसके परिवार के सदस्य थे। उसके बाद उसके प्रमुख अमीर, उमरा और मनसबदार होते थे। मुगल शासकों को चंगेज़ खान और तैमूर का वंशज होने का गर्व था। वे अपने आप को खुदा का प्रतिनिधि मानते थे और हिंदू राजाओं की भांति दैवी सिद्धांत में विश्वास करते थे। उन्हें कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। उनके जैसे सिंहासन अथवा तख्त के बराबर की ऊंचाई पर कोई नहीं बैठ सकता था। सम्राट के सम्मुख उपस्थित होने वाले को सिजदा अथवा कोर्निश करनी पड़ती थी। सम्राट के निवास की व्यवस्था के लिए खाने सामा नामक एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाता था। सम्राट और उसके परिवार की सेवा के लिए अनेक दास दासियां लगी रहती थी। अबुल फजल के अनुसार अकबर के हरम में 5000 स्त्रियां थीं, जिन पर बहुत अधिक रुपया व्यय होता था। अबुल फजल के अनुसार सम्राट एक वर्ष में 1000 जोड़ी वस्त्र पहनता था। अकबर को हाथी पालने का बड़ा शौक था। वह हाथियों का युद्ध देखने का भी बड़ा शौकीन था। वह मीना बाजार भी लगवाता था, जिसमें उच्च वर्ग के लोग, विशेषतः महिलाएं, बहुमूल्य सामान खरीदने आती थी। अबुल फजल के अनुसार ऐसे बाजार लगवाने का उद्देश्य होता था सम्राट का सभी वर्गों के लोगों से संपर्क रखना। जहांगीर और शाहजहां भी ऐशो आराम और भोग विलासिता पर काफ़ी रुपया व्यय करते थे। सम्राट के पश्चात जिस वर्ग का नंबर आता है वह है अमीर वर्ग। मुगल काल के अमीर वर्ग विभिन्न देशों और प्रजातियों के लोग थे। फारसी, अरबी, तुर्क, पठान, तुर्रानी, स्थानीय मुसलमान और हिंदू इनमें सम्मिलित थे। हिंदुओं में राजपूत और बाद के काल में मराठों की संख्या अधिक थी। मुगल सम्राट की देखा देखी अमीर लोग भी अपने महलों में अनेक स्त्रियां और गुलाम तथा दास रखते थे। वे भी आवश्यकता से अधिक व्यय करते थे, इसीलिए सदैव ऋणी रहते थे। बर्नियर ने लिखा है कि मुझे कुछ धनी अमीरों से मिलने का अवसर मिला, जिनमें से अधिकांश कर्ज में डूबे हुए थे। उनकी इस बर्बादी का कारण उनकी सम्राट को बहुमूल्य भेंट देने की ललक और दूसरा कारण असंख्य दास दासियां तथा स्त्रियां रखना था। वस्तुतः अमीर लोग राजदरबार की शान शौकत से प्रभावित होकर स्वयं बहुत शान का जीवन व्यतीत करते थे।
सुंदर वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों की अमीरों में होड़ लगी रहती थी। सर टॉमस रो ने आसफ खान द्वारा दी गई एक दावत का वर्णन किया है। इस दावत में बुखारा और समरकंद से फल मंगाए गए थे। इस वर्ग के लोग बर्फ़ का प्रयोग भी करते थे। मुग़ल सेना के साथ भी भोग विलास की सामग्री चलती थी। मुग़ल सेना के चलते समय ऐसा ज्ञात होता था मानो भोग विलास और ऐश्वर्य से ओतप्रोत कोई नगर आगे बढ़ रहा हो। अमीरों का भोजन बड़ा स्वादिष्ट तथा कीमती होता था। विदेशों से उत्तम किस्म की शराब मंगाई जाती थी। अमीर लोग अनेक प्रकार के खेल तमाशों में रुचि रखते थे। शिकार, पोलो, पशु युद्ध जैसे तमाशों का बड़ा चाव था। शतरंज और चौपड़ व ताश भी मनोरंजन के साधन थे। संगीत और नृत्य के कार्यक्रम भी चलते थे। अमीरों के पास धन की कमी नहीं होती थी। प्रत्येक अमीर की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति जब्त करने के नियम के कारण अमीर लोग अपने जीवन को ऐश आराम में व्यतीत करते थे। शराब, औरतें और मस्ती करना इनके शौक थे। अकबर का पुत्र दानियाल तो अत्यधिक शराब के कारण मर गया था। अमीरों के नैतिक पतन ने उनके पुत्र और पौत्रों को भी नैतिक पतन की ओर धकेल दिया था। शाहजहां के युग में विलासिता और भी अधिक बढ़ गई थी और औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी तो इस गर्त में पूरी तरह से डूब गए थे। मुग़ल काल में मध्यम वर्ग अस्तित्व में आ चुका था, परंतु उसकी स्पष्ट पहचान करना कठिन है। कुछ यूरोपीय लेखकों ने यूरोपीय पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए भारत के कुछ समुदायों को मध्यम वर्ग का बताया है। इस वर्ग में राज्य कर्मचारी, व्यापारी तथा दुकानदार होते थे। इनका जीवन दिखावे से काफ़ी दूर होता था। मोरलैंड के अनुसार इस वर्ग के लोगों का जीवन सुखमय होता था, परंतु इस वर्ग पर सरकार का बहुत अंकुश रहता था। करों के कारण वे अपने धन को छिपाने की चेष्टा किया करते थे और बहुत सादा जीवन दिखाते थे। टेरी लिखता है, यह उनके लिए सुरक्षित न था कि वे अपने को धनी दिखाते। इन्हें स्थानीय अधिकारियों का भय लगा रहता था कि कहीं वे धन का अपहरण न कर लें। इन्हें सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित मूल्य पर वस्तुएं देनी पड़ती थी, परंतु बड़े बड़े व्यापारियों को कोई खतरा नहीं था और वे सुखी जीवन व्यतीत करते थे। अब देखते हैं हम निम्न वर्ग के लोगों को। इस वर्ग में मुख्यतः मजदूर, किसान, दस्तकार, ग्रामीण व्यापारी तथा दुकानदार, सामान्य सैनिक, घरेलू नौकर तथा दास दासियां सम्मिलित थे। वे बड़ी कठिनाई के साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते थे। ग्रामीण निम्न वर्ग की दशा तो और भी शोचनीय थी। मजदूरों का जीवन कठोर था और इनके घर भद्दे से बने होते थे। पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र भी नहीं होते थे। अधिकांशतः एक ही समय भरपेट भोजन करते थे। विदेशी यात्रियों ने इनकी शोचनीय दशा का वर्णन किया है। पेलसर्ट ने लिखा है, इनके मकान मिट्टी गारे के बने होते थे। छत के लिए घास फूस तथा मिट्टी के केलू प्रयोग में लाए जाते थे। उनके घर में खाट और चौकियों के अतिरिक्त कोई अन्य फर्नीचर नहीं होता था। बिस्तरों का सर्वथा अभाव था। सर्दी के दिनों में इनकी हालत दयनीय हो जाती थी। ये लोग मिट्टी के बर्तनों से काम चलाते थे। फ्रांसिस्को पलसोई के अनुसार इनका जीवन दासों से कुछ ही अच्छा था। किसानों के विषय में मोरलैंड ने लिखा है कि मुग़ल काल में भी किसानों का जीवन ब्रिटिश काल के किसानों जैसा ही था। मोटा काम करने वाले मजदूर को 2 दाम लगभग 5 पैसे प्रतिदिन मिलते थे। अकबर के समय में एक निपुण कारीगर या बढ़ई को प्रति 7 दाम मिलता था। बर्नियर लिखता है कि मनसबदार या अमीर मजदूरों से बलात् काम लेते थे और सेवा का आधा मूल्य ही देते थे।
और कभी कभी नहीं भी देते थे, अर्थात बेगार में ही काम करना पड़ता था। मोरलैंड लिखते हैं कि जुलाहे स्वयं नंगे रहकर दूसरों को ढकते थे। किसान स्वयं भूखे रहकर नगरों और गांवों को पालने के लिए परिश्रम करते थे। वस्तुतः पुरुष केवल एक धोती पहनते थे। स्त्रियां अपने तन ढकने के लिए साड़ी अथवा ओढ़नी का प्रयोग करती थी। आमतौर पर वे नंगे पांव रहते थे। दासों की दशा शोचनीय थी। अमीरों और धनी वर्ग के महलों एवं घरों में दास दासियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उस युग में दासों का नियमित व्यापार होता था। अब सामान्यतः समाज के इन 3 वर्गों, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के अलावा हम समाज जो मोटे तौर पर जिस 2 भाग में बटा हुआ था, हिंदू वर्ग और मुस्लिम वर्ग, उसके बारे में भी थोड़ी दृष्टिपात करते हैं। देश में हिंदू बहुसंख्या में थे, विभिन्न जातियों में विभाजित थे। हिंदुओं में ही बौद्ध, जैन और सिख सम्मिलित थे। हिंदू समाज में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य ऊंची जातियां मानी जाती थी। शूद्रों को निम्न वर्ग में गिना जाता था। जाति बंधन कठोर थे। अंतर्जातीय भोज और विवाह नहीं होते थे। वर्ण व्यवस्था के अनुसार लोग अधिकांश त्याग कार्य करते थे। इस काल में शूद्रों से भी निम्न और पृथक एक अछूत वर्ग बन गया था। शूद्र लोग भी उनके साथ दूरी बनाए रखते थे। मनुची जो तत्कालीन विदेशी यात्री था, उसने समकालीन समाज का विस्तार से विवरण दिया है। वह लिखता है कि हिंदू लोग फिरंगियों को नफरत की निगाह से देखते थे, उनके हाथ का खाना नहीं खाते थे। उसने लिखा है कि ब्राह्मण जो हैं अभी भी पुरोहिती का कार्य करते हैं, परंतु बहुत बड़ी संख्या में वे लोग राजपूत शासकों, सामंतों, धनी हिंदू परिवारों के यहाँ रसोइये का काम करते हैं। विद्वान ब्राह्मणों का पहले की तरह आदर किया जाता था। मनुची ने वैश्यों के बारे में लिखा है कि वे कुशल व्यापारी थे। वे स्वभाव से डरपोक थे। मुगल प्रशासन के राजस्व विभाग में उनकी नियुक्ति को पसंद किया जाता था। राजपूतों की शूरवीरता की उसने काफ़ी प्रशंसा की है और कायस्थों के बारे में लिखता है कि वे हिसाब और दफ्तर के काम में अत्यंत निपुण थे। यद्यपि उनको अधिक वेतन नहीं दिया जाता था, लेकिन उनकी बुद्धि और सूझबूझ वाली सलाह का सम्मान किया जाता था। राजस्व विभाग में अनेक कायस्थों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। अब हम देखते हैं मुस्लिम समाज स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभाजित था। एक वे मुसलमान थे जो अरब, फारस और अन्य मुस्लिम देशों से नौकरी अथवा व्यापार के लिए भारत में आए थे, और दूसरे वे जो पहले हिंदू थे बाद में मुसलमान बन गए थे। अर्थात एक वर्ग विदेशी मुसलमान और उनके वंशजों का था और दूसरा वर्ग भारतीय मुसलमानों और उनके वंशजों का था। देशी मुसलमानों की संख्या अधिक थी। विदेशी मुसलमान व्यापारी समुद्र तटों पर बस गए थे और नौकरी के लिए आए हुए उत्तरी भारत में बस गए थे। मुगल परिवारों में अधिकतर विदेशी मुसलमान ही प्रतिष्ठित समझे जाते थे और वे उच्च पदों पर आसीन थे। अरबों, फारसियों, तुर्कों, मंगोलियनों और उज़्बेकों के अतिरिक्त हबशी और आर्मीनियन लोग भी काफ़ी संख्या में बसे हुए थे। मुसलमान लोग भी अपने धार्मिक भेदों के कारण शिया, सुन्नी, बोहरे, खोजे आदि में विभाजित थे। सुन्नी मुसलमानों का प्रतिशत बहुत अधिक था। मुगल राजवंश कट्टर सुन्नी था, जबकि बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान शिया थे। शिया और सुन्नियों में प्रायः झगड़े होते रहते थे और कभी कभी ये झगड़े हिंसक रूप ले लेते थे। मुगलों के समय यूरोपीय जातियों का भी आगमन हो चुका था। देश में ईसाई लोग भी बस चुके थे। गुजरात और बम्बई में पारसी लोग भी बसे हुए थे।